नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। राहुल गांधी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। केरल में भारत जोड़ो यात्रा में वो एक छोटी बच्ची के साथ नजर आ रहे हैं। बच्ची ने हिजाब पहन रखा है। तस्वीर के आते ही पक्ष और विपक्ष सोशल मीडिया पर अपने तर्क के साथ हाजिर हो गया। कांग्रेस समर्थकों ने इसे प्यारी तस्वीर बताया तो बीजेपी समर्थकों ने इसे तुष्टीकरण करार दिया। राजनीतिक चर्चा से इतर हिजाब पर एक लंबी जिरह सर्वोच्च अदालत में चल रही है। आपको याद होगा कि कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ। मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में गया, जहां से स्कूल प्रशासन के पक्ष में फैसला आया और यूनिफॉर्म वाले शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर रोक लगा दी गई थी। मुस्लिम पक्ष इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर आया था। इस मामले का नाम है आयशत शिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने आज लगातार 8वें दिन इस मामले में सुनवाई की और इस दौरान एसेंशियल प्रैक्टिस से लेकर ईरान में हिजाब के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों तक का जिक्र हुआ। सबरीमाला मामले की भी जांच हुई। तो हमने तय किया कि इस दिलचस्प सुनवाई के बारे में आपको विस्तार से बताया जाए ताकि आप समझ सकें कि धर्म और कानून के बीच खींची जा रही पतली लकीर किन बहसों से तैयार हो रही है। कोर्ट को दो बड़े प्रश्नों का उत्तर खोजना है। पहला ये कि क्या हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है और दूसरा ये कि सरकार और कोर्ट धार्मिक प्रैक्टिस को किस हद तक परिभाषित कर सकती है। सुनवाई शुरू होते ही जस्टिस धूलिया ने कहा कि क्या हम आवश्यक धार्मिक प्रथाओं को अलग कर मामले को नहीं देख सकते। तब याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे ने जवाब दिया कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने तो केवल जरूरी धार्मिक प्रथाओं के प्रश्न पर ही मामले को निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट को इस सवाल का फैसला करना है कि क्या कोई धार्मिक प्रथा धर्म का एक अभिन्न अंग है, और इस पर हमेशा सवाल उठते रहेंगे क्योंकि संबंधित समुदाय ही ऐसा फैसला ले सकता है। उसके फैसले में अधिकांश लोगों की राय सम्मिलित होती है। अगर ये आवाज़ नहीं सुनी गई तो विरोध का स्वर उठेगा। इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा कि यूनिफॉर्म का लक्ष्य स्कूलों में असमानता के विचार से बचना है। हम स्कूलों में अमीरी या गरीबी नहीं दिखा सकते, इसलिए ड्रेस की ज़रूरत महसूस हुई। इस पर दवे ने जवाब दिया कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ, हर संस्था को अपनी पहचान पसंद होती है। फिर सबरीमाला केस का जिक्र हुआ। दवे ने कहा सबरीमाला फैसले और हिजाब मामले में हाईकोर्ट के फैसले में अंतर है। जस्टिस गुप्ता ने इस पर पूछा कि वहां सभी को मंदिर में प्रवेश का मौलिक अधिकार नहीं है। तब दवे ने कहा नहीं, कोर्ट के फैसले के बाद यह तय हो गया कि हर कोई मंदिर में प्रवेश कर सकता है। तभी जस्टिस गुप्ता ने दवे को बीच में रोकते हुए कह दिया सबरीमाला मामला अभी 9 जजों की पीठ के पास लंबित है, हम उस पर नहीं जा रहे। इतनी बात हर कोई जानता है कि सबरीमाला मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और लंबित मामलों पर टिप्पणियों से बचा जाता है। तब उसका जिक्र क्यों हुआ? तो इसकी वजह आपको इंडिया टुडे के लिए लीगल मामलों की रिपोर्टिंग करने वाली अनीशा माथुर की रिपोर्ट में मिल जाएगी। दरअसल याचिकाकर्ताओं की तरफ से सबरीमाला केस को आधार बनाते हुए हिजाब मामले को बड़ी बेंच के पास भेजने की मांग हो चुकी है। दलील कि जब सबरीमाला में यह तय नहीं हो पाया कि एग्जिस्टेंशियल और इसेंशियल प्रैक्टिस, माफ करिएगा, इसेंशियल प्रैक्टिस यानी कि अनिवार्य प्रथा क्या है, तो हिजाब मामले में ये कैसे तय कर लिया गया। खैर, सुनवाई पर वापस आते हैं। वकील दुष्यंत दवे ने आगे कहा कि लड़कियां हिजाब पहनना चाहती हैं तो इससे किसके संवैधानिक अधिकार का हनन हुआ? दूसरे छात्रों के या स्कूल के या सार्वजनिक व्यवस्था के? यही एकमात्र आधार है जिस पर हमारे खिलाफ तर्क दिया जा सकता है। हिजाब पहनने से किसी की शांति या सुरक्षा भंग नहीं होती। इस मामले में गरिमा का सवाल महत्वपूर्ण है। जैसे एक हिंदू महिला अपने सिर को ढकती है और ये सम्मान से जुड़ा है। तब जस्टिस गुप्ता ने कहा कि गरिमा की परिभाषा बहुत बदल गई है और बदलती रहती है। दवे ने इस पर जवाब दिया कि ऐसा क्यों है कि अचानक 75 साल बाद राज्य ने इस प्रकार का प्रतिबंध लगाने का विचार किया। इसके लिए राज्य के पास कोई न्याय संगत कारण या औचित्य नहीं था। ये एक चौंकाने वाला फैसला था। कर्नाटक में कई बार अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट किया गया। दवे के इस बयान पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एतराज जताया और कहा कि यह पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं है कि आप आरोप लगाते रहें, आप कानून के प्रश्न पर दलील रखें। थोड़ा रुकते हुए फिर दवे ने बात आगे बढ़ाई कि हम एक समुदाय के मन में डर नहीं बना सकते क्योंकि भारत में 16 करोड़ मुसलमान रहते हैं। आगे दवे ने स्वामी विवेकानंद के शिकागो धर्म संसद वाले भाषण का जिक्र किया। विवेकानंद को उद्धृत करते हुए वो बोले, इंडिया हैज कल्चर ऑफ टॉलरेंस, मतलब ये कि भारत में सहिष्णुता की संस्कृति है। सुप्रीम कोर्ट ने दवे की इन दलीलों को सुनने के बाद कहा कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से मौखिक तर्क समाप्त हुए, कोई अन्य तर्क हो तो लिखित में दीजिए। इसके बाद सरकार के वकील तुषार मेहता की दलीलें शुरू हुई। मेहता ने कहा स्कूलों ने हिजाब के बारे में कुछ नहीं कहा है। वे कहते हैं कि सभी छात्र निर्धारित ड्रेस पहनेंगे। सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों की आवाज़ दबाने की जो दलीलें दी गई सब गलत हैं। सार्वजनिक व्यवस्था भंग होने के कारण सरकार को ऐसी परिस्थितियों में हस्तक्षेप करना पड़ा। तब जस्टिस धूलिया ने सवाल किया कि वैसे क्या थी सार्वजनिक व्यवस्था? एसजी ने जवाब दिया कि इस मुद्दे पर आंदोलन होने लगे थे, कानून व्यवस्था बिगड़ने के आसार बनते जा रहे थे। मेहता ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का भी जिक्र किया।
उन्होंने कहा 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नामक संस्था द्वारा सोशल मीडिया पर एक आंदोलन शुरू किया गया। सोशल मीडिया कैंपेन्स को लोगों की धार्मिक भावनाओं के आधार पर डिजाइन किया गया। सोशल मीडिया के संदेशों में कहा गया कि हिजाब पहनना शुरू करें। एक एफआईआर दर्ज है और अब पीएफआई के खिलाफ चार्जशीट भी तैयार हो रही है। मेहता ने दलील दी कि हिजाब विवाद एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। ये बच्चे पीएफआई की सलाह के मुताबिक काम कर रहे थे। साल 2021 तक किसी भी छात्रा ने हिजाब नहीं पहना। सवाल कभी नहीं उठा। ये कहना गलत होगा कि सरकार की अधिसूचना केवल हिजाब को प्रतिबंधित करती है, किसी अन्य धार्मिक पोशाक को नहीं। दूसरे समुदाय के लोग भगवा शॉल या गमछा पहनने लगे थे, लेकिन वो भी प्रतिबंधित है। जबकि बच्चों की तरफ से शुरू से ये दलील दी जा रही कि वो पहले भी हिजाब पहनती थी, लेकिन तब कोई विवाद नहीं हुआ। सुनवाई के दौरान तुषार मेहता ने ड्रेस कोड पर बने नियमों का तारीखों के साथ हवाला भी दिया। कहा कि जब नियम बनाए गए तब पेरेंट्स को भी बातचीत में शामिल किया गया था। इसके बाद हुआ कोर्ट में लंच ब्रेक। इतनी दलीलें पेश की गईं, लेकिन अभी और लंबी जगह होनी बाकी थी। लंच के बाद मामले पर सुनवाई शुरू हुई तो कर्नाटक सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलों को आगे बढ़ाया। मेहता ने कर्नाटक सरकार के आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य ने ऑर्डर स्कूलों के लिए पास किया था, छात्रों के लिए नहीं। जस्टिस धूलिया ने पूछा कि आप कह रहे हैं कि आपका जोर सिर्फ ड्रेस पर था। इस पर मेहता ने जवाब दिया कि हाँ, हमने धर्म के किसी भी पहलू को नहीं छुआ। जस्टिस धूलिया ने फिर पूछा कि अगर ड्रेस नहीं होती तो आप आपत्ति नहीं करते। मेहता ने इसके बाद कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को सामने रखकर पढ़ा, जिसमें कहा गया कि जहां कोई ड्रेस निर्धारित नहीं, छात्र ऐसी पोशाक पहनेंगे जो समानता और एकता के विचार को बढ़ावा दे। स्कूल में किसी धर्म विशेष की पहचान नहीं, आप एक स्टूडेंट के रूप में जा रहे हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी आदेश को कन्नड़ से अनुवाद कर समझाने को कहा। अदालत में मौजूद कर्नाटक के एडवोकेट जनरल को कहा तो उन्होंने कहा कि कानून सुव्यवस्था शब्द का जिक्र है, इसका मतलब लॉ एंड ऑर्डर है, ना कि पब्लिक ऑर्डर। तुषार मेहता ने दलील को आगे बढ़ाते हुए कहा कि धार्मिक परंपरा या प्रैक्टिस 50 साल या 25 साल से जारी रहे वो नहीं है। रिलीजियस प्रैक्टिस वो होती है जो धर्म के शुरुआत से चल रही हो, वो अभिन्न हिस्सा हो। अब देखिए, तांडव नृत्य तो सनातन धर्म की प्राचीन अवधारणा है, लेकिन कोई कहे कि सड़क पर तांडव करते हुए चलना हमारी धार्मिक परंपरा है, ये कहना सही नहीं है। अगर कोई मेरे आवश्यक धार्मिक अभ्यास के हिस्से के रूप में कहता है मैं शराब पीकर सड़क पर नग्न नृत्य करूंगा, क्या इसकी अनुमति होगी? सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के लिए सरकार मुझे गिरफ्तार करेगी। इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा कि लेट्स टेक अ लेस एक्सट्रीम एग्जाम्पल। फिर एसजी मेहता ने कहा कि चलिए जगन्नाथ रथ यात्रा की बात करते हैं। कोविड के दौरान हमने सभी सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया, कहा कि ये धर्म का अनिवार्य हिस्सा है, तो हमने इस पर जवाब दिया था कि नहीं, कोरोना काल में ये सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा है। यहां पर बातचीत में एक दिलचस्प मोड़ आया। जस्टिस गुप्ता ने अब तुषार मेहता को टोका और कहा, मिस्टर सॉलिसिटर जनरल, हमने जगन्नाथ रथ यात्रा की अनुमति दी थी, मैं बेंच पर था और ऐसा हुआ था। पहले स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के दौरान भी रथ यात्रा हुई। कोर्ट ने लोगों की लिमिट के साथ यात्रा की अनुमति दी थी, इसे रोका नहीं था। सुनवाई में जस्टिस धूलिया ने आगे एसजी मेहता से कहा कि वो ये बताएं कि हिजाब पहनना कैसे पब्लिक ऑर्डर को प्रभावित कर रहा था। तब मेहता ने कहा, धार्मिक परंपरा पर अमल इतना आवश्यक होना चाहिए जैसे सिख कड़ा, केस, पगड़ी आदि पहनते हैं। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में उनके बिना एक सिख के बारे में नहीं सोच सकते। याचिकाकर्ताओं को यह दिखाना होगा कि ये प्रथा यानी हिजाब आवश्यक धार्मिक हिस्सा के लिए सभी परीक्षणों को पूरा करती है। जस्टिस धूलिया ने फिर पूछा कि कौन तय करता है कि जरूरी प्रथा क्या है। इस पर मेहता ने कहा कि हो सकता है कि पवित्र कुरान ऐसा कहता हो, मुझे स्वीकार है, मैंने नहीं पढ़ा। कुरान में सिर्फ हिजाब का उल्लेख होने मात्र से वो इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक परंपरा नहीं हो जाती। ये एक धार्मिक प्रथा भले हो जाए, लेकिन आवश्यक और अभिन्न प्रथा नहीं है। मेहता ने आगे कहा कि ड्रेस एक रूपता और समानता के लिए है। जब आप उस सीमा को पार करना चाहते हैं तो आपका परीक्षण भी उच्च सीमा पर होता है। याचिकाकर्ता ये साबित नहीं कर पाए हैं कि हिजाब अनिवार्य धार्मिक परंपरा है। कई इस्लामिक देशों में महिलाएं हिजाब के खिलाफ लड़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, वेयर आर दीज प्रोटेस्ट, मतलब कहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। तुषार मेहता ने ईरान का जिक्र किया, बोले इस्लामिक मुल्क के ईरान में ये सामाजिक राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है, हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, इसलिए हिजाब कोई अनिवार्य धार्मिक परंपरा नहीं है। फिर मेहता ने दलील दी कि जब मैं धर्मनिरपेक्ष शिक्षा में हूं तो धार्मिक पहचान दिखाने वाली पोशाक नहीं हो सकती। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि जब सर पर यूनिफॉर्म के रंग की कैप की अनुमति हो सकती है तो उसी रंग के हिजाब की क्यों नहीं। इस पर मेहता की दलील थी कि मैं अपने तर्कों को संक्षेप में बताऊंगा। वर्दी निर्धारित करने के लिए एक वैधानिक शक्ति है। ड्रेस पर जोर देते हुए मेहता ने कोविड के दौरान हुई वर्चुअल सुनवाई का भी उदाहरण दिया। ड्रेस के महत्व पर जोर देते हुए मेहता क्या बोले, उस समय जब कुछ वकील बनियान पहनकर
सुनवाई में बहस करने आए तो अदालत ने उनको यूनिफॉर्म और संस्थान की गरिमा के मुताबिक तय ड्रेस कोड फॉलो करने को कहा था। कोर्ट ने उनको थोड़ी छूट दी थी, लेकिन अनुशासन की बात कही थी। कोर्ट में मंदिरों के एक्ट और पूजा पाठ के तरीकों पर भी चर्चा हुई। कुल मिलाकर जिरह काफी देर तक चली। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कल फिर हिजाब मामले की सुनवाई का वक्त दिया। सुबह 10:45 पर मामले की लिस्टिंग की गई है। याचिकाकर्ता और सॉलिसिटर जनरल की दलील के बाद अब कल यानी 21 सितंबर को कर्नाटक सरकार के एडवोकेट जनरल अपने तर्क रखेंगे। हालांकि सुनवाई को देखते हुए ऐसा लगता है कि अभी बहस और लंबी खींचने वाली है और संभव है कि मामला भी बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया जाए। ये थी आज की बड़ी खबर। अब सुर्खियां सुनते हैं। पहली सुर्खी का ताल्लुक है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड से। 19 सितंबर को हमने विस्तार से इस वाकये के बारे में आपको बताया था। हमारे एक दर्शक ने तब प्रश्न किया, कई ने, कि हमने मुख्य आरोपी छात्रा का नाम क्यों नहीं बताया जबकि लड़कों का जवाब बताया। आज सुनिए जवाब। इंडिया टुडे संवाददाता मंजीत सहगल ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से जानकारी दी कि संभवतः रंकज वर्मा और सनी मेहता एमबीए कर रही छात्रा को ब्लैकमेल कर रहे थे। इन दोनों के पास उस छात्रा के प्राइवेट वीडियोस थे। दोनों ने धमकी दी, अगर वो कॉमन रूम में दूसरी लड़कियों के प्राइवेट वीडियो बनाकर नहीं भेजेगी तो उसके वीडियो पब्लिक कर दिए जाएंगे। पुलिस की एक टीम रंकज और सनी को हिमाचल में उनके घर लेकर गई। यहां से उनके पेन ड्राइव, लैपटॉप और दूसरे स्टोरेज डिवाइस जब्त किए जाएंगे। पुलिस को शक है कि इसमें और भी वीडियो रखे हो सकते हैं। 19 सितंबर को आरोपियों के वकील ने अदालत में कहा था कि छात्रा ने एक दूसरी लड़की का वीडियो भी बनाया था, लेकिन उसमें पहचान जाहिर नहीं हो रही। अब तक पुलिस ने 12 क्लिप्स बरामद की हैं जिसमें आरोपी छात्रा ही नजर आ रही है। आज ही पुलिस ने छात्रा के फोन से व्हाट्सएप चैट्स भी रिकवर कर ली। इसमें मोहित नाम के शख्स ने छात्रा से सारे वीडियो और फोटो डिलीट करने को कहा था। इस पर लड़की ने जवाब दिया कि जब उसे मालूम चला कि वो पकड़ी जाएगी तब उसने एक दूसरी छात्रा की प्राइवेट तस्वीर को डिलीट कर दिया था। अब पंजाब पुलिस इस मोहित की तलाश में लगी हुई है। इस वाकये को लेकर लड़कियों और उनके माता पिताओं के बीच काफ़ी परेशानी है, क्योंकि बात चल पड़ी कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से 60 आपत्तिजनक क्लिप वायरल हुई। पर हमने आपको कल भी कहा था, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई। अभी ये जांच का विषय है कि आरोपी छात्रा अपराधी है या फिर स्वयं एक पीड़िता। इसीलिए हमने 19 सितंबर और आज भी उस लड़की का नाम नहीं बताया है। दूसरी सुर्खी का संबंध है मोदी कैबिनेट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे से। कभी बाल ठाकरे के विश्वास पात्र रहे राणे की मुंबई में तूती बोलती थी, लेकिन उसी मुंबई के जुहू में बने उनके बंगले में अब तोड़फोड़ होने वाली है। बंबई हाईकोर्ट ने आज बृहन मुंबई महानगर पालिका को आदेश दिया कि मंत्री जी के बंगले में हुए अवैध निर्माण को तोड़ा जाए। मामला भारतीय राजनीति के एक सत्य का शानदार उदाहरण है कि जब तक सत्ता का हाथ सर पर, तब तक आप चाहे जितनी कानून की धज्जियां उड़ा सकते हैं। कैसे, सुनिए। मुंबई के पौष इलाके जुहू में एक 8 मंजिला बंगला है। इसके मालिक हैं राणे परिवार की कालका रियल एस्टेट लिमिटेड। आम इमारतों के लिए बने नियमों के साथ साथ ये बिल्डिंग कोस्टल रेगुलेशन जोन के नियमों का भी उल्लंघन करती थी। ये नियम तटीय इलाकों में निर्माण पर लागू होते हैं। उल्लंघन हुआ, ये राणे परिवार भी मानता है। तभी कंपनी ने बीएमसी में रेगुलराइजेशन के लिए आवेदन दिया। यानी बीएमसी से कहा, हमने नियम तोड़कर बिल्डिंग बना ली है, अब आप पेनल्टी वगैरह लगाकर इसे वैध करार दीजिए। लेकिन ये आवेदन दिया गया जून 2022 में, जब महाराष्ट्र पर उद्धव ठाकरे की महाअघाड़ी सरकार का राज था। सो बीएमसी ने आवेदन को कर दिया रिजेक्ट। राणे और ठाकरे परिवार के बीच तनातनी का इतिहास बहुत लंबा है, लेकिन आपको अगस्त 2021 में दिया राणे का वो भाषण याद होगा जब उन्होंने सीएम उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कह दी थी। इसके बाद राणे भारत के इतिहास में तीसरे शख्स बन गए थे जिन्हें केंद्रीय मंत्री रहते पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। खैर, बंगले की बात पर लौटते हैं। जब बीएमसी ने आवेदन रिजेक्ट कर दिया तब राणे बंबई हाईकोर्ट से राहत मांगने गए, लेकिन न्यायालय ने कह दिया कि बीएमसी का फैसला सही है। लेकिन जून 2022 में ही उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस सरकार आई। इस बदलाव के साथ ही राणे के बंगले को लेकर बीएमसी के विचार भी बदलने लगे। अगस्त 2022 में बीएमसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि राणे की तरफ से रेगुलराइजेशन के लिए एक और आवेदन आया है और वो इस पर विचार करने को तैयार है। तब बॉम्बे हाईकोर्ट ने हैरान होकर बीएमसी से सवाल किया, अगर कोई मुंबई में जमीन खरीदकर बिना अनुमति 100 मंजिल की इमारत बना ले और फिर बीएमसी को प्रीमियम चुकाकर मंजूरी हासिल कर ले, तो क्या रेगुलराइजेशन का मकसद पूरा मान लिया जाएगा? आज इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आखिरी फैसला सुनाया। कोर्ट ने अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश तो दिया ही, साथ ही बीएमसी के रवैये को लेकर भी सख्त टिप्पणी की। जस्टिस आर.डी. धनुका और जस्टिस कमल खता की बेंच ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण हुआ। अगर इस मामले में बीएमसी के स्टैंड को स्वीकार कर लिया गया तो कल को कोई भी आकर अवैध निर्माण कर लेगा और फिर स्वीकृति मांगने लगेगा। हम बीएमसी के स्टैंड से हैरान हैं। अवैध हिस्से को 2 हफ्तों के भीतर ढहाया जाए और कृत कार्रवाई से न्यायालय को अवगत भी कराया जाए।
जो खेल चल रहा था उसे लेकर कोर्ट की नाराजगी का अंदाजा आप इस बात से भी लगाइए कि राणे की कंपनी पर 10 लाख का जुर्माना भी लगा दिया गया है। साथ ही जब कंपनी के वकील ने 6 हफ्तों की मोहलत मांगी ताकि सर्वोच्च न्यायालय से राहत ली जा सके तो बेंच ने साफ इनकार कर दिया। भारत में विरले ही होता है कि ताकतवर लोग कानून तोड़ें और उन्हें उसकी सजा भी भुगतनी पड़े, और जब होता है तब भी कार्यपालिका की जगह न्यायपालिका के जरिए होता है। क्या राणे का मामला नजीर बनेगा? उम्मीद कर सकते हैं क्या? तीसरी सुर्खी, इसका संबंध है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। दिन पर दिन विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ रहे गुजरात की राजधानी में एक 2 दिवसीय सम्मेलन चल रहा है, जिसमें भाजपा शासित नगर पालिकाओं के 118 महापौर शामिल हुए। आज प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन को इंटरनेट के जरिए संबोधित किया और कहा कि शहरों के विकास के लिए नीतियां सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं बनाई जानी चाहिए। आगे क्या कहा, खुद सुनिए। है, अभिनंदन है। आजादी के अमृत काल में अगले 25 वर्ष के लिए भारत के शहरी विकास का एक रोडमैप बनाने में भी इस सम्मेलन की बड़ी भूमिका है। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी को और उनकी पूरी टीम को। गुजरात चुनाव से संबंधित एक और अपडेट है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल वडोदरा पहुंचे, जहां उन्हें एक टाउन हॉल इवेंट में बोलना था, यानी एक तरह से इंडोर जनसभा करनी थी। इसके लिए जब वो हवाई अड्डे पर उतरे तब उनका स्वागत कुछ इस तरह से हुआ। केजरीवाल ने इस पर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन इवेंट के दौरान खुलकर भाजपा पर आरोप लगाए। दावा किया कि उन्हें 13 बार हॉल बदलना पड़ा क्योंकि मालिकों को भाजपा के लोग धमका रहे थे। राजनीतिक हमलों के बाद केजरीवाल ने गुजरात की जनता से एक वादा भी कर दिया, सुनिए। पिछले कई दिनों से गुजरात के सरकारी कर्मचारी बड़ा व्यग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी सरकारी कर्मचारी बहुत दुखी हैं, बहुत गुस्से में हैं, और पहली बार देखा गया जिस तरह से सेक्रेटेरिएट का घेराव किया गया, जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या के अंदर सरकारी कर्मचारी सड़कों के ऊपर हैं। उनकी मेन डिमांड है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। मैं उन सब साथियों को आश्वासन देता हूं, गारंटी देता हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो गुजरात के अंदर हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। तो जैसे पंजाब में अब लागू करने जा रहे हैं, वैसे ही हम लोग गुजरात में भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। मेरी सभी सरकारी कर्मचारियों से निवेदन है, आप अपना संघर्ष जारी रखिए। अगर ये सरकार कर देती है तो ये सरकार कर दे, अगर नहीं करती है तो 2 महीने के बाद जब सरकार बदलेगी तो हम करेंगे। भाजपा लगातार केजरीवाल पर रेवड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने का आरोप लगाती रही है। देखना होगा कि पुरानी पेंशन वाले ऐलान की काट भाजपा कैसे खोजती है। यूपी चुनाव में भी ये एक बड़ा मुद्दा था। कांग्रेस भी ये कह रही है कि जिस तरह से हमने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओल्ड पेंशन को लागू किया, अगर गुजरात में सत्ता में आए तो हम ऐसा करेंगे। तो अब ये वहाँ पर भी सरकारी कर्मचारियों के बीच बड़ा मुद्दा बन सकता है। चौथी सुर्खी जयपुर से आई। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बड़ा प्रदर्शन किया। दर्शक जानते हैं देश भर में गायें लंपी स्किन डिजीज महामारी की चपेट में हैं। सबसे बुरा हाल राजस्थान का, जहाँ तकरीबन 11 लाख गायें पीड़ित हैं और मरने वाली गायों की संख्या 60,000 होने वाली है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत केंद्र से लंपी स्किन डिजीज को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग भी कर चुके हैं और ये भी कह चुके हैं कि हमें वहाँ से पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिल रही। लेकिन भाजपा इन सब को लेकर राजस्थान सरकार पर हमलावर है। 19 सितंबर को भाजपा विधायक सुरेश सिंह रावत राजस्थान विधानसभा परिसर में भी गाय ले आए थे और आज भाजपा विधायकों ने विधानसभा तक मार्च भी निकाला। इस दौरान पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर टकराव भी हुआ। आखिरी सुर्खी का संबंध है 2023 के ऑस्कर में भारतीय एंट्री से। अटकलें लग रही थी कि इस साल ऑस्कर के लिए कश्मीर फाइल्स या फिर RRR को भेजा जाएगा, लेकिन भेजा गया गुजराती फिल्म छेल्लो शो को। छेल्लो शो एक बच्चे की कहानी जो अपने सिनेमा प्रेम को साधने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। छेल्लो शो का अर्थ है आखिरी फिल्म शो या लास्ट शो।
फिल्म के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप लल्लन टॉप सिनेमा की कवरेज को ज़रूर फॉलो करें। ये हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज है। कुछ बेसिक बातें यहाँ भी बता देते हैं। पहली बात तो ये कि ऑस्कर में अमेरिका से बाहर की फिल्में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में कम्पीट करती हैं। छेल्लो शो का नाम फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से इसी के लिए भेजा गया। इसका अगला चरण होगा नॉमिनेशन। जब नॉमिनेशन हो जाएगा तब ऑस्कर की संभावना बनेगी। आप जानते हैं कि इससे पहले लगान, सलाम बॉम्बे और मदर इंडिया जैसी फिल्में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई हैं फाइनल उसके लिए, लेकिन जीत एक भी फिल्म नहीं पाई आज तक। ये था आज का लल्लन टॉप शो। उम्मीद करते हैं कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।